सुना आपने, 1500 गाड़ियां लेकर अतीक अहमद कानपुर पहुंचा और माफिया के रसूख के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने करने की। गाड़ियों की भीड़ से पूरा शहर ठहर सा गया। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है। आखिर यूपी में माफिया किस दौर में ज्यादा हावी थे? क्या वो दौर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अशरफ अहमद जैसे नाम सुर्खियों में थे, या फिर वो दौर जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए और बुलडोजर चलाकर माफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा किया गया, लेकिन उसी समय बृजभूषण शरण सिंह, जेल मंत्री दारा सिंह चौहान, AK शर्मा जैसे नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक रिसर्च बेस्ड तुलना, जिसमें साफ होगा कि किस दौर को असली माफिया राज कहा जा सकता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो फाइल अटैच कर दूंगा जिसके बदौलत हमारी टीम ने रिसर्च करके ये स्क्रिप्ट लिखी है। आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तब उत्तर प्रदेश पहले से ही माफियाओं के लिए बदनाम था। इस दौरान अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अशरफ अहमद जैसे डॉन राजनीति और अपराध दोनों पर पकड़ रखते थे। अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के दर्जनों मामले थे। लोगों की जमीनें हड़पना तो आम बात थी और कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। मान लीजिए आज आपकी जमीन छीनी गई तो आप पुलिस के पास गए और वही पुलिस फोन करती थी भाईजान अतीक अहमद के पास। जरा सोचो उस समय क्या माहौल रहा होगा। और इतनी दहशत थी उत्तर प्रदेश के लोगों में कि अतीक अहमद आज जब वो मर गया तब लोग उसके खिलाफ अपना बयान दे रहे हैं। आप सुनिए उस बयान को। गनर की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो है अभी मुकदमा हमारा चल रहा है और गवाही हर 14 दिन पे तारीख लगती है और जाते हैं कि जब जज घबराते हैं कि भीड़ आ जाएगी नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुला पा रहे हैं तो हम क्या है, हमें भी मार सकते हैं, ये किसी भी समय मार सकते हैं। इसलिए तोता बहुत खतरनाक आदमी है लोग कहते हैं, और पुलिस थाना भी कहता था कि तोता बहुत खतरनाक है, जो कहे उसकी बात मान लो। मेरी जमीन थी, इन लोगों ने मेरा अपहरण करके ले गए और उसके बाद दर्जनों फायर किए, छत पे ले गए और उसके बाद दहशत दिए, गाली गुस्सा दिए। उसके बाद कहा कि जब कहें जमीन जाके लिख देना, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। तो हम डरे हुए थे और हमारी जमीन राज्य सरकार के नाम थी, उसको इन लोगों ने जबरदस्ती बिकवाया और बेचा। मेन चीज इसमें अशरफ थे। अशरफ जो है सब भूमिका निभाए, उन्होंने हमारा अपहरण कराया इन लड़कों से। नौशाद और दीपक विश्वकर्मा ये 2 थे और बाकी 3 लड़के और थे। सब पिस्टल लिए थे और राइफल लिए था। नौशाद ने कहा कि गाड़ी बैठो नहीं तो कुंदे कुंदा मारेंगे राइफल की। उसके बाद अपहरण करके ले गए और मेरा जो है पूरी जमीन मेरी बिचवाए और पैसा ले गए। 55 लाख रुपए ले गए ये लोग। और अतीक अहमद के पास भी हम गए कि ये गलत किया हमारे साथ, इसको कहीं मना करिए इन लोगों को। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद बताएंगे। 3 दिन बाद और कोई काम नहीं किया। इस ऐसे आदमी के तो जीने का अधिकार नहीं है धरती पे, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको आंखों से। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसे माफियाओं को सच में मिट्टी में मिला देना चाहिए। आप खुद सोचो, बेचारे गरीबों पर लाठी चलाकर उनकी जमीन हड़प कर आप अपने आप को बाहुबली समझते हैं। क्या ऐसे बाहुबली देश का विकास करेंगे? क्या ऐसे लोग मान लो आपकी जमीन छीन ले तो क्या आप सहेंगे? वैसे आपको बता दें, अगर आप ये सोच रहे हो कि माफिया केवल एक पार्टी में है, तो नहीं, और भी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। उन सब माफियाओं के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अतीक अहमद का आतंक, जमीन हड़पना, गरीबों को बेसहारा कर देना, उनके पैसे छीनना, उन्हें पीटना, ये सब माफियागिरी समाजवादी के सरकार में चरम पर था। इसके बावजूद अतीक अहमद चुनाव जीतते रहे और विधानसभा तक पहुंचे। मुख्तार अंसारी का नेटवर्क पूर्वांचल में इतना मजबूत था कि हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट और चुनाव में उनका नाम लिया जाता था। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी पुलिस दरोगा जैसे ऑफिसर्स को कुछ समझता ही नहीं था।
बोलता था कि इनसे जूते साफ करवाऊंगा। ये कलेक्टर पलट्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। उस दौर में विपक्ष अक्सर आरोप लगाता था कि समाजवादी सरकार अपराधियों पर ढील देती है, माफियाओं को बढ़ावा देती है, सपोर्ट करती है। और यही बात विधानसभा सदन में योगी बाबा भी बोलते हैं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब इस पर अखिलेश यादव का क्या बयान था, ये भी सुन लीजिए। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। दोस्तों, कई मामलों में माफियाओं की सत्ता से करीबी भी सामने आई। जैसे अतीक अहमद खुद बताते हैं कि मुझे मुलायम सिंह नहीं बल्कि अखिलेश यादव ज्यादा पसंद है। और वहीं दूसरी खबर इसके विपरीत आती है। आपको वो भी किस्सा सुनाता हूं जिससे आपको और भी बातें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। अतीक अहमद विधानसभा चुनाव 2017 में कानपुर की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता था। नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल अतीक को कैंट सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे, बल्कि नेताजी ने अतीक को तैयारी करने का आशीर्वाद भी दे दिया था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था। अखिलेश नहीं चाहते थे कि अतीक अहमद को टिकट दिया जाए। अतीक को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद हो गया था। दोनों के बीच खाई इतनी बढ़ गई थी कि शिवपाल ने सपा से किनारा कर लिया था। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब कि अखिलेश यादव कभी भी माफियाओं के साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन आज भी कई मुस्लिम नेता बोलते हैं कि एक बार हमारी सरकार यानी समाजवादी पार्टी बनने दो, फिर हम बताएंगे कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे यूपी में रहा जाता है। और दूसरी तरफ आलोचकों का कहना था कि जेल में बैठे बैठे भी ये माफिया चुनाव और व्यापार दोनों चला रहे थे। अखिलेश के कार्यकाल को लेकर यही सबसे बड़ा सवाल रहा कि क्या अपराधियों की राजनीति पर रोक लगाने में उनकी सरकार विफल रही? क्योंकि विपक्ष हमेशा से यही सवाल उठाती है कि सपा के सरकार में हमेशा मुस्लिमों को इतना ज़्यादा छूट दिया जाता है कि ये अपराध भी करें तब भी कोई चूं तक नहीं बोल सकता था। और अभी जो मैं बोलने वाला हूं, जो डेटा दिखाने वाला हूं, इसे देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर मर्डर्स की बात करें अखिलेश यादव जी के समय पर, तो हर साल औसतन 4,900 से 5,000 हत्याएं होती थी। जैसे कि 2012 में 4,966 हत्याएं, 2013 में 5,047 हत्याएं, 2014 में 5,150 हत्याएं, 2015 में 4,732 हत्याएं और लास्ट 2016 में 4,889 हत्याएं। लूट की बात करें अखिलेश यादव जी के जमाने की तो 4,502। रेट ऑफ कॉन्ग्रीजेबल क्राइम आईपीसी की बात करें तो अखिलेश राज की शुरुआत 2012 में 1,98,093 केसेस थे। यानी क्राइम रेट की बात करें तो 96.4 था शुरुआती टाइम पे। वही जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे 2017 में तो 3,10,084 केसेस थे। यानी कि 139.3% क्राइम बढ़ गया था। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का सत्ता गिरने का मुख्य कारण भी यही था। रेड किडनैपिंग की बात करें तो अखिलेश यादव के जमाने में 2016 का डेटा है जिसमें रेप केसेस 4,816 थे, वही किडनैपिंग 15,898 थे। ये सब चीजें जो भी हमने बोला है डेटा के बेस पर बोला है, जिससे आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। और जब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा यूपी में काम किया है, तो आपको अखिलेश यादव के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खुलेआम कहा कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव को हराकर 2017 में योगी जी सीएम बने थे। और इसी समय शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल, जो आज गरीबों से लेकर अमीरों तक के घर उजाड़े हैं, कहीं देश के विकास के लिए तो कहीं माफियाओं का सफाया के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने गरीबों की जमीन हड़प कर बहुत से महल खड़ा किए थे, जिसे मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी ने किया। इसी बीच योगी सरकार ने दावा किया कि अपराध दर में गिरावट आई और कई माफियाओं को जेल भेजा गया।
अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या ने पूरे देश का ध्यान खींचा। वहीं मुख्तार अंसारी, बाबा सिद्दीकी जैसे कांड तो योगी जी को फेमस कर दिया। लेकिन वही अखिलेश यादव ने कहा कि क्या किसी को सड़क पर दिन दहाड़े ऐसे मारना सही है? सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं, इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? अखिलेश यादव ने जो कहा, क्या आप उन बातों को मानते हैं? क्योंकि आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, बल्कि मैंने ध्यान दिया। जैसे कि उन्होंने बोला कि शायद किसी की जान बच जाती, तो शायद किसी की जान बच जाती। किसी की नहीं अखिलेश यादव जी, बल्कि वो एक माफिया था जिसकी जान बच जाती तो और न जाने कितने गरीबों को उसका मार झेलना पड़ता। दोस्तों, ऐसे लोगों से नफरत करनी चाहिए हमें जो माफिया गिरी करते हैं। लेकिन यूपी में ये सब करना गर्व की बात होती है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, अखिलेश यादव तो बहुत बेकार नेता है, माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। तो फिर तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। दोस्तों, योगी राज में भी कई नाम सुर्खियों में रहे। इनमें सबसे बड़ा नाम बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। बृजभूषण पर पहले से ही हत्या और रंगदारी जैसे 38 से अधिक आपराधिक केस दर्ज थे। इतना ही नहीं, खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि हाँ, मैंने हत्या की है। इसके बावजूद वे सालों तक राजनीति में एक्टिव रहे और लोकसभा तक पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा भारत देश में ही हो सकता है कि आप क्रिमिनल भी हो और आपको जेड सिक्योरिटी भी मिल जाए। मतलब जो अपराधी है उसे ही बचाने की काम करती है सरकार। बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम गुंडागर्दी करता है, लेकिन सरकार चुप तक नहीं बोलती। दोस्तों, इसके अलावा जेल मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में रहा जब उनके शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम पर सवाल उठे। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर नहीं सुधरे तो मैं कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र चला दूंगा। ऐसे बयानों ने ये सवाल खड़ा किया कि क्या सत्ता में बैठे नेता खुद सिस्टम में डर का माहौल बना रहे हैं? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी टिकट बेचने और मनी सिंडिकेट चलाने के आरोप लगे। अगर देखा जाए तो इनाम उतने बड़े नहीं है जितने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नाम हो, लेकिन एक नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जो योगी आदित्यनाथ के साथ ही पढ़ाई पूरी की है। मतलब दोनों के गुरु एक ही थे, दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक सन्यासी तो दूसरा गैंगस्टर बन गया? क्या योगी जी बाबा के रूप में खुद एक माफिया है? क्योंकि विपक्ष निशाना साधता है कि योगी खुद अपने सारे केस वापिस लिए हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री खुद से काले कारनामे को मिटाने की कोशिश की। क्या ये बात सही है? अगर हम योगी सरकार के समय में अपराधों की बात करें तो मर्डर केस 2017 में 4324, 2018 में 4018, 2019 में 3806 और 2020 में 3789। डकैती की बात करें योगी आदित्यनाथ के राज में तो 2017 में 263, 2018 में 144, 2019-20 में 120 से 124। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये जितने भी अपराध हैं ये जानबूझकर सरकार नहीं करवाती, बल्कि लोग करते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए। लेकिन ये होता है जिसके सरकार में तो दोष दिया जाता है सरकार को। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि अखिलेश यादव ने ये सब करवाया है या योगी आदित्यनाथ ने ये जानबूझ के करवाया है। बिल्कुल नहीं। ये सब देश में हमेशा होता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। अब बात करते हैं योगी सरकार में लूट कितना हुआ है। 2020 तक 1384 लूट हुआ। योगी जी के कार्यकाल 2020 तक रेप केसेस 2317 थे। किडनैपिंग की बात करें तो 13000 के आसपास थे। अब दोस्तों, अगर दोनों दौर की तुलना की जाए तो ये दोनों के बीच में कितनी हत्याएं, अपराध हुए, इस टेबल में देखिए दोनों के सामने हैं, जिससे आप पता कर पाएंगे कि किसके राज में ज़्यादा माफियागिरी हुई है,
अगर माफिया को मारने की बात की जाए तो विकास दुबे जैसे हाई प्रोफाइल माफिया को मारा गया। 2017 से लेकर 2021 तक 7500 प्लस मुठभेड़, 135 अपराधी मारे गए जिनमें 111 इनामी बदमाश थे और 2900 घायल हुए। इसका मतलब है कि ऐसा कहना गलत होगा कि आज की सरकार में माफियागिरी खत्म हो चुकी है, बल्कि नाम और चेहरे बदल गए हैं। और हाँ, जिस तरह से पहले खुलेआम माफियागिरी होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। दोस्तों, अखिलेश यादव के कार्यकाल में अपराधी सीधे राजनीति और सत्ता में हिस्सेदार बनकर काम कर रहे थे। अतीक और मुख्तार जैसे नाम खुलेआम चुनाव लड़ते थे और जनता में डर का माहौल कायम रखते थे। वहीं योगी आदित्यनाथ के दौर में बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर की वजह से कई माफियाओं का नेटवर्क टूट गया। लेकिन इसी बीच सत्ता के भीतर ही ऐसे नाम सामने आए जिन पर गंभीर आरोप लगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अखिलेश के समय माफिया बाहर से राजनीति को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि योगी के समय आरोप है कि माफिया जैसे छवि वाले लोग खुद सत्ता का हिस्सा बन गए। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या यूपी में माफिया राज अखिलेश के दौर में ज़्यादा खतरनाक था जब अतीक और मुख्तार जैसे डॉन सत्ता से नज़दीक थे, या फिर योगी के दौर में जब बुलडोजर चला लेकिन सत्ता के भीतर से ब्रिजभूषण शरण सिंह और अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप लगे? क्या बुलडोजर वाकई माफिया राज को खत्म कर पाया, या फिर यूपी में माफिया ने सिर्फ अपना चेहरा बदल लिया है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको क्या लगता है 2027 में कौन उत्तर प्रदेश का राजा बनेगा? ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज अगर इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ थोड़ा बहुत चेंज लगा हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ लगा हो, तो ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि हमें सर्दी जुकाम हो चुका है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा गड़बड़ आप तक पहुंचा होगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।